नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 20 नवंबर दिन बृहस्पतिवार माघ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। राहु काल दोपहर 1:25 से 2:45 बजे तक रहेगा। आज हरियाणा में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों, अफसरों का पत्र, कहा इलेक्शन कमीशन की छवि बिगाड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट बोला संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकती, गैर जरूरी बदलाव, संविधान पर चोट, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के प्रावधान किए रद्द। आधार कार्ड पर अब सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा। UIDAI बना रही है नियम, दिसंबर से हो सकते हैं लागू। फोटोकॉपी का मिसयूज रोकने की कवायद। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 10 लोग लापता, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने का शक। सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा था आतंकी, डॉक्टर उमर वीडियो मिले। बांग्लादेश के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी पर बोली टीएमसी सांसद महुआ, फोटो शेयर कर एक्स पर लिखा, यहां भी ऐसा ही होगा। बीजेपी बोली क्या भारत का लोकतंत्र बांग्लादेश जैसा। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 7 नक्सली ढेर, 50 गिरफ्तार, टैंक शंकर भी मारा गया। डोंगरगढ़ में जवान शहीद। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल को अमेरिका से भारत लाया गया। सलमान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी की हत्या और मूसेवाला के मर्डर का आरोप। अब खबरें विस्तार से। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों के लिखे ओपन लेटर की। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद देश के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया है, जिसमें लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई है। लेटर पर 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। उस पर बार बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक मतभेद जरूरी है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए 3 बार पत्रकार वार्ता कर चुके हैं। इससे पहले सेना और फिर न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठाए गए और अब चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक खतरनाक चलन बन गया है, जिसमें चुनावी हार को छिपाने के लिए संस्थाओं की साख पर हमला किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उसे गद्दारी तक कहा और अधिकारियों को धमकाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई आधिकारिक शिकायत हलफनामा पेश नहीं किया। ये सिर्फ राजनीतिक नाराजगी है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। जब विपक्षी पार्टियां जीतती है तब चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन हार मिलते ही आयोग को दोषी ठहराना शुरू हो जाता है। ये राजनीतिक अवसरवाद है। पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन आदर्श कुमार गुप्ता और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता समेत 16 जजों के सिग्नेचर हैं। पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी और NIA के पूर्व डायरेक्टर योगेंद्र चंद्र मोदी समेत 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के नाम भी शामिल है। अब बात करते हैं सरकार को लगाई सुप्रीम कोर्ट के फटकार की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा कि संसद मामूली बदलाव कर कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने वही प्रावधान कानून में फिर से डाल दिए जिन्हें पहले भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। CJI BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने बुधवार को 137 पेज का फैसला सुनाया। 11 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पूरा मामला 2020 से जुड़ा हुआ है। नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल तय
किया था। केंद्र सरकार ने 2021 में नया कानून लाकर इसे कार्यकाल 4 साल कर दिया था, जिसके खिलाफ मद्रास बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 एक ऐसा कानून है जिसे केंद्र सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए बने ट्रिब्यूनल को सरल, बेहतर और कम संख्या में करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि फैसले जल्दी हो और सुव्यवस्थित हों। इससे पहले कई छोटे छोटे ट्रिब्यूनल थे। सरकार ने कुछ ट्रिब्यूनलों को खत्म करके उनके नाम को हाई कोर्ट व अन्य बड़े ट्रिब्यूनलों में मिला दिया, जिसमें सरकार ने सदस्य का कार्यकाल 4 साल किया था। सुप्रीम कोर्ट कार्यकाल 5 से 6 साल चाहता था। 2021 में कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल के फैसले पर अगर आपत्ति है तो संबंधित पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब बात करते हैं आधार कार्ड और UIDAI और UIDAI अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार नए सिरे से डिजाइन करने पर विचार कर रहा है। भविष्य के आधार कार्ड केवल धारक की फोटो और QR कोड वाला ही हो सकता है, यानी कार्ड का आधार नंबर, नाम, पता, जन्मतिथि, अन्य बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होगी। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बताया कि आधार कार्ड के कॉपी से होने वाले मिसयूज को रोकने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसके बाद आधार कार्ड देखने और उसकी फोटोकॉपी जमा कराने पर फिर दूसरे किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यालय या कंपनियों के पास आपकी डिटेल नहीं जाएगी। खासतौर पर होटलों, टेलीकॉम सिम बेचने वाले, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार वगैरह के आयोजक आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपी का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। UIDAI दिसंबर 2025 में नए नियम लागू करने की योजना बना रहा है। अभी आधार कार्ड पर नाम, आधार कार्ड संख्या, फोटो, QR कोड होते हैं। वहीं वेरिफिकेशन का तरीका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही है। ऑफलाइन में फोटोकॉपी और डेटा के मिसयूज का जोखिम रहता है। भविष्य में कार्ड पर सिर्फ फोटो प्लस सिग्नेचर QR कोड हो सकता है। नाम भी प्रिंट हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड संख्या दिखाई नहीं देगी। QR कोड का कोई कस्टम ऐप या UIDAI द्वारा प्रमाणित टूल से स्कैन किया जा सकेगा, जिससे वितरण ऑनलाइन वेरीफाई होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन यानी कार्ड की फोटोकॉपी के जरिए पहचान कराने का तरीका धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की। दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी शक के घेरे में है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 लोगों के लापता होने से शक और गहराने लगा है। एजेंसी को शक है कि सभी लापता लोग ब्लास्ट में शामिल हो सकते हैं, जो ग्राउंड वर्कर का काम कर रहे थे। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि लाल किले के सामने विस्फोट से भरी कार उड़ाने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी अपने जैसे कई और सुसाइड बम्बर तैयार करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए वो लगातार वीडियो बनाकर युवाओं को भेजता था ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। NIA सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन में डॉक्टर उमर के 12 वीडियो समेत 70 से ज़्यादा वीडियो मिले हैं। ऐसे ही वीडियो 11 लोगों को भेजे गए थे। इनमें से 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं और सभी का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक मिला है। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के रहने वाले हैं। जांच से पता चला है कि उमर को I-20 कार दिलवाने वाला आमिर रशीद अली खुद सुसाइड बम्बर बनने को तैयार नहीं था, जिसके बाद उमर ने उसे भी ऐसे ही ब्रेन वॉश के लिए वीडियो भेजे थे। एजेंसियों को शक है कि उमर नबी एक पूरी फियादीन टीम तैयार करने की तैयारी कर रहा था और उसका टारगेट कई राज्यों के युवा थे। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने भारत पर और आतंकवादी हमले करने के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया है। जैश ने 6,400 रुपए का फंड मांगा है। ये पैसे पाकिस्तान के एक ऑनलाइन ऐप पेमेंट के जरिए इकट्ठा किए जा रहे हैं। इन पैसों से आतंकियों के लिए जूते और कपड़े खरीदे जाएंगे। दिल्ली कार ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद हमले के करीब 2 हफ्ते पहले पुलवामा के कोयल गांव में अपने घर पर गया था। उमर ने अपने 2 मोबाइल फ़ोन में से एक अपने भाई जहूर इलाहादी को दिया और कहा कि अगर मेरे पास कोई खबर आए तो फ़ोन पानी में फेंक देना। इसी फ़ोन से वो वीडियो मिला है जिसमें उमर आत्मघाती हमले को शहादत का ऑपरेशन बता रहा है। जहूर ने पूछताछ में बताया कि उमर ने उसे 26 से 29 अक्टूबर के बीच फ़ोन किया था। 9 नवंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उमर के साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उसने घबराकर फ़ोन घर के पास एक तालाब में फेंक दिया था। जांच एजेंसियों ने 9 नवंबर को उमर के दोनों फ़ोन
तलाशे तो दोनों बंद मिले। एक फोन का आखिरी लोकेशन दिल्ली और दूसरे की पुलवामा थी। इसी दौरान जहूर से पूछताछ चल रही थी, तभी दिल्ली में आत्मघाती धमाका हो गया था। बाद में तालाब से फोन बरामद हुआ। हालांकि पानी में डूबने से वो खराब था, फिर भी एक वीडियो रिकवर कर लिया गया। फोन और डिजिटल सबूत अब एनआईए को सौंप दिए गए हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश में पूर्व चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी और टीएमसी सांसद की पोस्ट की। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोहपात्रा ने बुधवार को बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी की पुरानी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि यहां भी ऐसा ही होने वाला है। उनके इस पोस्ट को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है। टीएमसी समेत सभी विपक्षी दल चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही वोटर लिस्ट में एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दल चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन कुमार को मोदी सरकार की बी टीम बता चुके हैं और भाजपा के साथ वोट चोरी करने का आरोप भी लगा चुके हैं। उनकी पोस्ट को भाजपा ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अनुचित टिप्पणी बताया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा कि महुआ मोहपात्रा सांसद है, लेकिन वो देश की दुश्मन की तरह बात करती हैं। अपनी पोस्ट में क्या वो ये कहना चाहती हैं कि भारत का लोकतंत्र बांग्लादेश जैसा है? उन्होंने कहा कि पहले भी हमने राजद नेताओं को ऐसा कहते हुए सुना है, अगर वे चुनाव हार गए तो देश को बांग्लादेश या नेपाल बना देंगे। हमने राहुल गांधी को ये कहते हुए भी देखा है कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त नरुल उदा को 22 जून को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले नरुल उदा को भीड़ द्वारा पीटा भी गया था। भीड़ ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नरुल हुदा को ढाका स्थित आवास पर हमला कर दिया था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर सुरक्षा बलों के नक्सल के खिलाफ अभियान की। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों को लगातार दूसरे दिन नक्सल विरोधी अभियानों में अब तक 13 नक्सलियों को मार गिराया है और 50 से ज्यादा गिरफ्तार किए हैं। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले में बुधवार सुबह पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में माओवादी नेता टेंक शंकर सहित 7 नक्सली मारे गए। मौके पर AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। मरने वालों में ज्योति उर्फ सरिता, सुरेश उर्फ रमेश, लोकेश उर्फ गणेश, सेन उर्फ वासु, अनीता और शमी शामिल है। ये सभी पहले जंगुड़ा दक्षिण बस्तर क्षेत्र में एक्टिव थे। आंध्र प्रदेश पुलिस ने काकीनाडा, कृष्णा, विजयवाड़ा और ASR जिले में चलाए गए अभियानों में 50 नक्सलियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपियों के दंडकारण्य क्षेत्र में अहम कोऑपरेटिव, मंदना, मनीला, पोडियम, रेंगू, शोडी, लच्छू और उडे रघु जैसे नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह नक्सली लीडर देवजी की मौजूदगी के इनपुट पर टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। सभी इलाके में एक दिन पहले हिडम्बा और उनकी पत्नी समेत 6 नक्सलियों को मारा गया था। डोंगरगढ़ के बोरतलाव क्षेत्र में जंगल में भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में MP के पुलिस जवान शहीद हो गया। गोली लगने से घायल ASI आशीष शर्मा को डोंगरगढ़ अस्पताल में लाया गया था। और अंत में बात करते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट कर बुधवार को दिल्ली लाया गया। एयरपोर्ट पर NIA ने कस्टडी में लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर 11 दिन की NIA की कस्टडी मिली है। अमेरिका से डिपोर्ट हुए 200 लोगों में से 3 भारतीय थे, जिनमें अनमोल के अलावा पंजाब के भी 2 लोग शामिल हैं। गैंगस्टर अनमोल पर अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने पिछले साल बंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप है। 2020 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी अनमोल का नाम सामने आया था। अनमोल को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के कारण गिरफ्तार किया गया था। वो भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। NIA ने उस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था। लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बाद सलमान खान को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। NIA ने कहा था कि सलमान उन 10 लोगों की लिस्ट के टॉप पर है जिन्हें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस ने मारने की धमकी दी थी। 1998 में हुई काले हिरण के शिकार की घटना से बिश्नोई समुदाय नाराज है, जिसका हवाला देते हुए लॉरेंस ने एक टीवी इंटरव्यू में सलमान को मारने की धमकी दी थी। इसके बाद 14 अप्रैल 2024 को बाइक सवार 2 लोगों ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग की थी। पंजाब के फाजिल्का निवासी लॉरेंस गैंग का नेटवर्क दुनिया भर में
फैला हुआ है। दावा है कि उसके गिरोह के 700 से ज़्यादा शूटर हैं, जिनमें 300 से ज़्यादा पंजाब से जुड़े हुए हैं। उनके गुर्गे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व हिमाचल में काम कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।